इसमें कोई शक नहीं है। वो जब कानून पास किया गया, कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में, बस फौरन पास कर दिया गया। और उसका असर ये है कि आज किसान हर जगह एक मुसीबत में पड़ा हुआ है। आप देखिए, रास्तों पे बैठे हुए हैं। कई लोग ने शहादत दे दी कि इस कानून को वापस लो, मगर आज तक हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि इस कानून को वापस लें। वो चाहते क्या हैं? वो देश के दुश्मन नहीं है। देश अगर जिंदा है तो किसान के ऊपर है, 80% किसान है। और मुझे आज भी याद है जब चौधरी चरण सिंह जी से मैं मिला एक दफा, उनने कहा मुझसे, फारूक, अगर किसान उठेगा तो उद्योग उठेगा, भारत उठेगा, और अगर किसान बैठ गया तो भारत नहीं उठेगा। वो चाहते क्या है? वो कहते हैं कानून वापस लो, नया कानून बनाओ, हमसे बात करो। हम देश विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों का बचाव रहे और कुछ नहीं। मैं भी यही गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि साहब हठधर्मी छोड़ दीजिए और आ जाइए, इनसे बातचीत करके कानून वापस लीजिए और इनसे बैठ के कानून बनाइए नया, जिसमें किसान भी खुश हो और हुकूमत भी चल सके। लेकिन सर, कई महीने बीत गए, अब किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, समन्वय नहीं हो पा रही है। इसकी शुरुआत कैसे होगी ताकि कोई रास्ता? देखिए, हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो मीडिया है आजकल हिंदुस्तान में। अगर मीडिया ही नहीं इसको उठाता है, नहीं तो वो किसान तो हर जगह खड़ा है। कोई प्रदेश बताइए जहां किसान खड़ा नहीं है, इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। और वो कह रहे हैं, अभी आपने देखा यूपी में इजलास हुआ किसानों का, करीबन 10-20 लाख लोग थे, और उन्होंने वादा किया कि साहब ये किसान अगर आप नहीं हटाओगे इस कानून को तो हम लोग आपको जीतने नहीं देंगे। तो क्या इस बात पर हम पहुंच गए हैं? लेकिन आज जो सर ये एक मेगा जनसभा भी है, तो क्या यह माना जाए कि थर्ड फ्रंट की एक तैयारी या कोशिश है? आप जैसे कद्दावर नेता एक मंच पर देखिए, थर्ड फ्रंट का सवाल नहीं है, सवाल है देश बचाने का। सबसे बड़ी बात है, ये सबका देश है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु का हो, हरियाणा का हो, कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का हो, ये सबका देश है, सब धर्मों का देश है। और जब तक हम लोग इसको याद रखिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब तक हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम यूनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अनेकता में एकता, ये सबसे बड़ी चीज है। एक सर आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है जिसमें आतंकवाद भी बातचीत में शामिल है। आतंकवाद, इसलिए आतंकवादी मुद्दों पर बातचीत जरूरी हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान की स्थितियां बदली हुई है, जम्मू कश्मीर को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गए, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बात कर रहे होंगे और बिडेन से भी बात कर रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद सारी दुनिया को खाने लगा है। आतंकवाद शुरू किसने किया? इराक पे हमला किसने किया? आज सीरिया को देखिए, कौन कर रहा है? मुझे बताइए, लिबिया में क्या हुआ? किसने बम डाले जबकि यूनाइटेड नेशन ने कहा था नहीं करो? तो आतंकवादी देश कौन है? पहले मुझे ये बताइए। जिन्होंने अनस्टेबलाइज किया मुल्कों को, 20 साल अफगानिस्तान में रहे, क्यों भागे? बताइए मुझे। अगर उनने अफगानिस्तान के लोगों के दिल जीतने थे तो क्यों नहीं जीत सके 20 साल? और कितने अरबों डॉलर खर्चाए, क्या मिला? आखिरकार आज भी हम लोगों को अगर ये दुनिया बचानी है तो ये दुनिया छोटी है, हम सबको मिलके इस दुनिया को बचाना है। आतंकवाद से तभी हम लोग निपट सकते हैं जब हम सब लोग ये देखें कि कोई देश कमजोर न रहे। अभी देखिए, अभी ये वायरस आया, कोविड आया, हमारे यहाँ हमने कितनी मदद की दूसरे देशों की? खुद तो पीछे रह गए।
करीबन पता नहीं कितने लाखों हमारे देश के लोग मरे। आज भी हालत वैसी है। अगर देश आज भी दुनिया के देश, अमीर देश जो हैं, वो इकट्ठे नहीं होते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आतंकवाद एक जगह नहीं, हर जगह शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, अफगानिस्तान की बदली परिस्थिति के देखिए, जम्मू अफगानिस्तान जो है, मैं आपको ये बताऊं, एक आजाद मुल्क है। वहां पे अब तालिबान आए हैं। हिंदुस्तान ने भी जब पिछली हुकूमत थी करीबन 3 बिलियन डॉलर वहां खर्चाए हैं उनकी स्थिति को बेहतर बनाने, उनके पार्लियामेंट बनाई, रोड्स बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, क्या नहीं बनाया है। आज भी अफगानी हमारे यहाँ रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई उनको तंग नहीं करता है। हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत, देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहां खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें? क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है? पहले मुझे ये बताइए कौन सा देश आज हमारा दोस्त है? नेपाल देखिए, क्या हमारा दोस्त है? भूटान देखिए, क्या हमारा दोस्त है? आप बांग्लादेश देखिए, क्या हमारा दोस्त है? श्रीलंका हमारा दोस्त है, पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो बताइए हमने जीता क्या और हारा क्या, ये बताइए। जम्मू कश्मीर के मुतालिक आपको लगता है सरकार को अफगानिस्तान से बातचीत करनी चाहिए तालिबान? ये जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में वो आने वाले नहीं है, उनको पहले अपना ही मसला हल करना है। ये जो हम लोगों में एक डर पैदा किया गया है कि तालिबान हमारे यहाँ आएंगे, वो नहीं आने वाले। वो पहले अपने देश को बचाएं। हमें अपने देश की अपनी खुद, हमें इसके बजाय कि अमेरिका के पास जाएं और उनसे कहें हमें मदद करें, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम लोग 1.3 बिलियन लोग हैं, माहौल नहीं है। चीन के बाद हमारी सबसे बड़ी आबादी है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी हम इस देश को बचा सकेंगे। हमने किसी के सामने हाथ नहीं, जब तक हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो ये देश नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर में आगे स्टेटहुड इलेक्शन के बारे में कुछ कहना? देखिए, यहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जो इनने 5 अगस्त को किया है 2019 में, मुझे मंजूर नहीं है, न कश्मीरी के आदमी को मंजूर है। इनको उसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इनने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। कश्मीर कब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, बताइए मुझे। क्या कश्मीर ये कहता था कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, कि मैं चीनी हूं, पाकिस्तानी हूं या कोई और हूं? लेकिन पिछले दिनों आपने कहा कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मैंने चुनाव में हिस्सा लेना है। वही मैं भागने वालों में से नहीं हूं भैया, ये बता दूं मैं आपको। देश में अगर रहना है तो देश के लिए लड़ना भी है, और हमने अपना इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह जीतना है। क्या तैयारी हो रही है जम्मू कश्मीर में? अभी हमने पार्टी के इलेक्शन किए। मुझे बताइए किस पार्टी ने वहां इलेक्शन किए हैं? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। हम लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कर रहे हैं, हर जिले में हर जगह पे जा रहे हैं, और इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस महीने के बाद, और इलेक्शन कमीशन को वो सारी रिपोर्ट चली जाएगी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे स्टेटहुड और असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या मशवरा आपका? ये हम लोग लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन जब आएगा, क्यों नहीं लड़ेंगे? अरे भैया, हम क्या कहीं किसी और इलाके के लोग हैं? हम भारत के लोग हैं। हमने लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, और इस देश को बचाना है, इस देश की परिस्थिति को बचाना है। हमने इसकी यूनिटी को बचाना है, इसकी ये जो डाइवर्सिटी है उसको बचाना है। यहाँ का मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, यहाँ का सिख और हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी हैं वो सब भारतीय हैं, और भारत से मोहब्बत रखते हैं और भारत के लिए अपने जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल, एक अंतिम सवाल आनी जाती है, फिर जो थर्ड फ्रंट की बात होगी उसमें देखिए मैं आपको ये बताऊं, थर्ड फ्रंट बनेगा जब लीडर ये सोच के आएंगे कि हमने अपने आप को नहीं बचाना, हमने भारत को बचाना है। जिस दिन वो ये सोचेंगे कि हमने इस देश की, अगर देश बचेगा तो हम सब लीडर बचेंगे, अगर देश नहीं बचा तो क्या बचेगा, उस सोच से हमें थर्ड फ्रंट बनाना है। हमें किसी के खिलाफ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। देश को खतरा महसूस कर रहे हैं सर आप? देश को तो हर वक्त अंदर से खतरा है, बाहर के खतरे को तो हम निपट लेंगे भैया।
अंदर से जो खतरा पैदा हो रहा है, जहां हिंदू और मुसलमान और दूसरे धर्मों में एक भेदभाव पैदा किया जा रहा है, उसका डर है मुझे। मुझे पाकिस्तान का डर नहीं है, रूस का या चीन का डर नहीं है। हम मुकाबला कर लेंगे, मगर मुझे डर जिस बात का है, जो धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है आज, मुझे उसका डर है। वो देश को कमजोर करेगा, वो लोग नहीं कर सकेंगे। जो वो ना कर सके आज 70 साल में, वो हम अंदर से खुद कर रहे हैं।